जाको राखे साइया मार सके न कोई। यही है, अनिश्चितता बना हुआ है। कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। तो आइए, आप लोग 9th क्लास के छात्र हैं। हम आपको ज्यादा फोकस करेंगे पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसको थोड़ा, तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे क्या लाभ है, इस पर ज्यादा हम डिटेल्स कर देते हैं। इतना समय है मेरे पास, और कुछ उपयोगी बातें जो है आपके लिए जो हितकारी हो, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में उपयोग आए, इससे संबंधित, सिलेबस से संबंधित बातचीत हम करेंगे। इसके अलावे भी आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए समय कितना लगता है, कितना मेरे पास समय सपोर्ट करता है। तो आइए सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, पर्यावरण के बारे में सुने हैं ना जी? पर्यावरण क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें पर्यावरण अध्ययन में जो है छुपा हुआ है। तो पर्यावरण क्या है, किसे कहेंगे, इस पर थोड़ा शेयर करें आप लोग। कुछ जानकारी है पूर्व से तो बोलिए। चलिए, धन्यवाद। वो बहु स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ से, इसके लिए आपको हम दोष नहीं देंगे। अगर जगह है कहीं तो एडजस्ट कर जाओ। और जो बोले हैं ना जी, इसको एक बार और फिर रिपीट करना है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले विभिन्न प्रकार के गैस एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम अध्ययन करते हैं, इसे हम पर्यावरण। धन्यवाद। जो कुछ भी शेयर किए अच्छा है। पर्यावरण हर जगह लगा हुआ, हम कहीं भी जाते हैं उस स्थान का पर्यावरण हमारे साथ हो जाता है, जिसको परिस्थिति भी कहते हैं। कहीं भी जाएंगे वहाँ का आबो हवा जो है उसके साथ हमको तालमेल करना पड़ता है। हर जगह का पर्यावरण अलग अलग होता है, और जहाँ जिस पर्यावरण में हम जाते हैं वहाँ आप सेट हो गए तो समझिए आप पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर गए। तो हमारे निवास स्थान के चारों तरफ उन सभी बाह्य दशाओं का योग जिसके तहत हम सभी जीव समुदाय निवास करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, और उसका प्रभाव हम सभी जैव समुदायों पर पड़ता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम लोग प्रभावित करते हैं अपने एक्टिविटी से, और उसका भी प्रभाव हम सब पर पड़ता है। यही पर्यावरण है। तो हम लोग प्रभावित कैसे करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ अनावश्यक वस्तुएं जो है हम लोग वहाँ तोड़ फोड़ देते हैं। स्वाभाविक है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ वातावरण जो है परिवर्तित होगा। अभी सपोज कीजिए आपको कोई पूछ दो आपके कोचिंग का वातावरण कैसा है, क्या सब देख करके उसका निर्धारण करेंगे हम लोग। हमारे कोचिंग के इर्द गिर्द
जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस सब को देखकर, मिलाकर, कोचिंग की जो व्यवस्था है उसको जोड़कर, कुल मिलाकर सारी बातों का क्या तालमेल यहाँ है, और उस सब को एक औसत में बांध देंगे। अच्छा लगेगा तो कहेंगे नहीं, इस कोचिंग का वातावरण बहुत अच्छा है, आहार व्यवहार, स्थिति परिस्थिति सबका अन्योन्याश्रय संबंध है। हम वही करते हैं जो हमें उपलब्ध होता है। जो उपलब्ध ही नहीं हो उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए, पर्यावरण की एक समुचित परिभाषा वही है। हमारे निवास स्थान के जहां भी आप हैं, वहां का एक वातावरण है, वहां का एक पर्यावरण है, उस आबो हवा से घिरे हुए हैं, उससे तालमेल करके चलते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, खाली जगह है, पारिवारिक मकान है, डेरा है, इसी बीच हमारे ये कोचिंग भी चल रहा है। कोचिंग में सारे बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, पढ़ते हैं, एक कुशल शिक्षक द्वारा। हाँ, हेलो, तो कुशल शिक्षक द्वारा जो है पठन पाठन करते हैं और सारे बच्चे अपने मनोनुकूल ढंग से हवाई जहाज जैसा 1 घंटा लगता हमरा आबे में, अबै छी। तो वही पर्यावरण है, वायु, जल, मिट्टी, कहीं भी जाए ये सब संसाधन भी आप लोग पढ़े होंगे। यस सर। संसाधन यस। क्या परिभाषा होता है उसका? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हर वस्तु को संसाधन कहते हैं। अभी नहीं सुन लेते हैं बाद में आबे छी कनी 1 घंटा लगते हमरा आबे छी। उनको पालतू हाँ, कुछ बोले हैं? यस सर। बोलिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। फ्लाइट में स्विच ऑफ कर। क्या बोले? मानवीय आवश्यकता, संसाधन। सपोज कीजिए इस कोचिंग को कुशल ढंग से संचालन करने के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता है? एक उचित जगह होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच चाहिए, एक सुंदर वातावरण हो, डेस्क हो, बेंच हो, है सपोर्ट के लिए शिक्षक के पास जो है किताब हो, बोर्ड हो, पंखा है। ये सारी बातें पढ़ाई में सपोर्ट कर रहा है। यस। पढ़ाई के ये सब संसाधन हो। कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को करने में जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। तो संसाधन प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित, यस। वे सभी जैव और अजैव पदार्थ जिसका उपभोग कर हम मानव अपना दैनिक जीवन जीते हैं और आर्थिक विकास करते हैं, संसाधन कहलाता है। शॉर्टकट परिभाषा है प्रकृति प्रदत्त। इसका अर्थ होता है जो प्रकृति से हमें मिला है, वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सब प्राकृतिक है। जो हमें ईश्वर से मिला है, प्रकृति से मिला है, वह प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावे और जितने भी चीजों की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बनाया है। क्या तो किसी फैक्ट्री से बन के आया है या लोग अपने ढंग से बनाए हुए हैं, सब कृत्रिम हो जा गया। जितने भी बनावटी वस्तु है, बनाया गया है, वो कृत्रिम हो गया। आज जो ईश्वर से रचा गया है
तो प्राकृतिक हो गया। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, यस सर। प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानवीय कृत, जिसको कृत्रिम कहते हैं। यस सर। तो यही है संसाधन। अब सुई से लेकर जहाज तक देखिए, आपके दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं की जरूरत है। सभी, वो किस वस्तु को आप कमजोर कहेंगे? जब सुई की काम होती है तो उसके बिना काम खल जाता है। हवाई जहाज बहुत बड़ा संसाधन है, रेलगाड़ी बहुत बड़ा संसाधन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो कहने का मतलब, जितने भी चीजों की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में पड़ रहा है, वे सभी संसाधन हैं। अगर बोर्ड नहीं हो तो पढ़ाई बाधित होगा, किताब नहीं हो तो पढ़ाई बाधित होगा, लीड नहीं हो, कापी नहीं हो, एक समुचित जगह बैठने के लिए नहीं हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होता है। तो एक कुशल या अच्छा कार्य करने के लिए जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, सब संसाधन कहलाता है। अब संसाधन को वर्गीकरण करना है। पहले कह दिए, जो प्रकृति से मिला प्राकृतिक, जिसको मानव ने बनाया मानवीयकृत, और यही संसाधन किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, काम लेते हैं। हम लोग अपना आर्थिक विकास करते हैं, समृद्धि लाते हैं जीवन में और सुखी जीवन जीते हैं। जितने भी संसाधन आपके घरेलू सामग्री देखिए, आज आधुनिक युग है, फैशन की दुनिया है। जितना भी चीज आप उपयोग करें फैशन में, सब कृत्रिम है, कुछ प्राकृतिक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, यानी जैव पदार्थ, जितने भी जैव पदार्थ संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जैव और अजैव। सजीव जगत को जैव कहते हैं, निर्जीव जगत को। अब इसमें आप कैटेगरी में बांट सकते हैं, कौन जैव पदार्थ है और कौन अजैव पदार्थ है। जितने भी खनिज संसाधन है सब अजैव पदार्थ है, लेकिन उसकी आवश्यकता कितना है हमारे जीवन में, नहीं जी सकते हैं उसके अभाव में। इसीलिए संसाधनों की सुरक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य बन जाता है। जो चीज समाप्त होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, फिर नहीं मिलने वाला है, उसका देख रेख हम बड़ा सतर्कता से करते हैं। और जिस चीज की हमको कोई टेंशन नहीं है, कमेगा तो कहाँ से आएगा, समाप्त हो जाएगा तो कहाँ से आएगा, ये टेंशन नहीं है, तो उसका लोग जो है उपयोग करते समय कोई जो है सतर्कता नहीं बरतते हैं। उपयोग करता है थोड़ा, बर्बाद कर देता है ज्यादा। इससे क्या होता है, संसाधनों का कमी, दुरुपयोग हो रहा है। और जब संसाधन का दुरुपयोग होगा तो संसाधन की कमी खलेगी, और जब संसाधन कमी होगी तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। प्रदूषण क्या है, वही है प्रदूषण। हम लोग जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा गंदगी कर देते हैं पर्यावरण को। प्रदूषण के रूप में वो हमारे बीच उपस्थित होता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रदूषण की परिभाषा कोई करेंगे? सभी वस्तुएं जो हमारे वातावरण को पूरी तरह से प्रभावित करता है, प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण प्रायः दो प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वातावरण के अवयवों में विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी, जिससे वातावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रदूषण कहलाता है। किसी भी प्रकार से जब वातावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो वह प्रदूषण को जन्म देता है, वह प्रदूषित हो जाता है। जैसे जल, एक शुद्ध जल का क्या पहचान है? एक शुद्ध जल का क्या पहचान? रासायनिक दृष्टिकोण से शुद्ध जल से विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती। धन्यवाद। तो शुद्ध जल जब तक है उसका उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए हितकारी है।
तो शुद्ध जल का पहचान की जहाँ तक बात है, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। शुद्ध जल में कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार से उसमें गंध आ गया, स्वाद आ गया और रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये तीनों अगर हो गया तो समझो जल अशुद्ध हो गया। जल में कोई गंध आ गया तो क्या आप उसको पी सकते हैं बढ़िया ढंग से? नहीं पी सकते। कोई कलर आ गया तो जल दूषित हो गया। जल की जो शुद्धता है उसका यह पहचान है, उसमें स्वाद आ गया तो दूषित हो गया, कलर आ गया तो दूषित हो गया। तो ये सब जल प्रदूषण का पहचान है। और दूषित जल हम अगर पीते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। और वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो शरीर में जितना भी रोग पनपता है उसमें 70% रोग जल के कारण होता है। इसीलिए शुद्ध जल पर हमारी सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है। और हमारा आपका भी फर्ज है कि अपने जीवन में जब कभी भी जल का उपयोग करें तो शुद्ध जल का उपयोग करें। दूषित जल हानिकारक होता है और शरीर को प्रभावित करता है, बीमारी को जन्म देता है। इसलिए अशुद्ध जल का सेवन न करना है। वायु है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायवीय अवयवों में विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब हवा में कोई गंध आ जाए, हवा दूषित है। कोई विषाक्त पदार्थ आप जलाते हैं, जैसे टायर जला रहे हैं, अपमार्जित पदार्थ जला रहे हैं, वाहन से जो धुआं निकल रही है कहाँ जाता है? सब इसी वायुमंडल में विलीन होता है। तो वायुमंडल में तो एक संतुलन बना हुआ है। सबसे ज्यादा कौन गैस है वायुमंडल? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या स्थान है? ऑक्सीजन। उसके बाद अन्य गैस, अन्य सभी है। कितना कितना मात्रा है नाइट्रोजन का? 78। ऑक्सीजन का 21 और अन्य सभी किस्म, बाद बाकी जो बच गया अन्य सभी। तो एक वायवीय संरचना है। वायुमंडल में इतना अगर सही हो ये मिश्रण तो वायुमंडल शुद्ध है, सही है। और इसमें किसी की मात्रा में जो है उलटफेर हो जाए तो स्वाभाविक है वायु की गुणवत्ता प्रभावित होगी। और जब दूषित वायु आप श्वसन की क्रिया में लेंगे तो आपके फेफड़ा को वह प्रभावित करेगा, फेफड़ा जनित रोग होगा, आपको आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वायु की शुद्धता हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है वह प्रदूषण से आप समझिए। वातावरण तो ऐसा हमारा घर है जिसको आप अगर दूषित करते हैं तो कालिदास की भांति जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को आप काट रहे हैं। अपने पैर में आप अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम लोग अपना ड्यूटी कर लेते हैं, घर का जितना कूड़ा कचरा होता है करकट सब रोड पर जाके रख देते हैं, कहीं गैदरिंग कर देते हैं। अपनी ड्यूटी आप कर लिए, हम अपने घर को स्वच्छ बना लिए। लेकिन आप जो बाहर में रख दिए सड़ा गला पदार्थ वो क्या करेगा? वो सड़ेगा, गलेगा, उसमें से जीवाणु विषाणु पैदा लेगा, वायुमंडल में मिलेगा। फिर वायुमंडल पर आपका पकड़ कैसे है? कहाँ है पकड़? हवा के द्वारा फिर आपके जो है वातावरण को जाएगा, आप उसी वायु को श्वास में लेंगे। कहाँ आप बच पा रहे हैं? घर को साफ कर लिए, इससे आप बच नहीं पाएंगे। आप अपने परिवेश को भी सुरक्षित रखें। इसीलिए कोई भी अपमार्जित पदार्थ जो विषाक्त है, जो हानिकारक है पर्यावरण के लिए, उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसको किस प्रकार से संग्रहित करें ताकि वो हमारे वातावरण को, पर्यावरण को दूषित न करे और हम प्रभावित न हो। इसीलिए
में सावधानी बरतनी है। गंदगी यत्र तत्र लोग कर देते हैं, अपने घर परिवेश से अलग हो गया, तत्काल तो मान लेते हैं कि हम अपने घर परिवेश से अलग हैं। रोड पर आप कचरा कर रहे हैं, आप रोड पर चलते हैं, हमेशा तो घर में पैक नहीं है, रोड से चल के आए, रोड पर जो अपमार्जित पदार्थ है, दूषित पदार्थ है, आपके पैर से संघर्ष किया, पैर के बाद माध्यम से आपके घर तक आया। विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आप कहीं भी वातावरण को दूषित कर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन पर बच्चों को जोर दिया जा रहा है। आप पर्यावरण की महत्ता को समझें। आप किसी चीज के महत्व को समझते हैं तब आप इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए वातावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। फिर इसमें आपदा भी आता है। आपदा से आप लोग अवगत है ना जी? आपदा क्या है? वे सभी प्राकृतिक घटनाएं जिससे हमारा जनजीवन प्रभावित होता है, आपदा कहलाता है। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, पानी पानी सब जगह उपल जाता है, बाढ़ का क्षेत्र हो जाता है। सब जगह जो गंदगी छुपी हुई थी नालों में, वह नाली की गंदगी बाहर निकल गया, यत्र तत्र फैल गया। यही कारण है कि बाढ़ के दिनों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है, उस समय में पानी में ज्यादा दूषित पदार्थ घुलता मिलता है, पानी दूषित रहता है। कहाँ का पानी कैसे कैसे आया। और हमारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अवसर पाकर अपने घर की गंदगी को, टॉयलेट सबको खोल देते हैं लोग फ्री पानी में। अरे यार महाराज, इतना दिन से संजो करके रखे थे, पानी उपल गया, सब जगह नाला गली कुची सब जगह पानी पानी हो गया। उसमें आप उस चीज को खोल दिए, निकाल दिए, प्रवाहित कर दिए, कहाँ जाएगा वो? कहाँ इसी वातावरण में रहेगा वो? वातावरण आपका दूषित होगा। याद रखिए, बाढ़ के दिनों में, अधिक बरसात के दिनों में लोग ज्यादा टहल बुल करते हैं ना, या बरसात के क्या कहते हैं, नदी नाला में अगर आप स्नान कर लेते हैं, तुरंत आपको सर्दी हो जाती है, खांसी होने लगती है। क्योंकि बाढ़ का पानी कैसे कैसे रास्ता से आया है। कितने गंदगियां जो है, शहर का गंदगी नदी में जाती है, सारे गंदगियां उस पानी में जाकर के सम्मिलित हो जाती है। उस पानी में आप स्नान करते हैं, तुरंत रिएक्शन करता है, वह आपके जो है शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। आप टेम्परेचर से प्रभावित हो जाते हैं, सर्दी से प्रभावित हो जाते हैं, जुकाम से प्रभावित हो जाते हैं। तुरंत आपके शरीर का जो स्थिति है ना, वो एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। आप अपने आप को बोझिल महसूस करते हैं। इसीलिए वर्षा के दिनों में ये सावधानी आपको बरतना है। अनावृष्टि, सुखाड़ जिसको कहते हैं, बाहर सुखाड़, ओला गिरना, पत्थर की वर्षा, बर्फ की वर्षा, पत्थर की वर्षा कहलाता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट है, बिजली की चमक, ये सब क्या है? आपदा है। आग लग जाना, ये सब आपदा है। अधिक ठंड पड़ जाना आपदा है, अधिक गर्मी हो जाना आपदा है। लेकिन आपदा को तो हम लोग बदल नहीं सकते, उस पर हमारा काबू नहीं चलता है। उससे अच्छा होता है कि हम लोग अपने आप पर काबू पा करके उस समय में अच्छा ढंग से रहे, नियम का पालन करें। भूकंप जानते हैं ना, भूकंप देखे हैं, सुने हैं? भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना। जब किसी भी कारण से हमारी पृथ्वी हिलने डुलने या कांपने लगती है तो इस क्रिया को भूकंप कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी अज्ञात कारण से अकस्मात पृथ्वी का कोई भाग हिलने डुलने या कांपने लगे तो इस क्रिया को भूकंप कहते हैं।
और भूकंप होने के कई कारण हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का होना, चट्टानों का आपस में टकराना, हटना, भूसंचलन जिसको दबाव कहते हैं, ये सब भूकंप के कारण है। और अच्छी बात है कि हम लोग भूकंप जोन में नहीं आते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जापान, यस हमेशा वहाँ के लोगों में दहशत रहता है, क्या होगा नहीं होगा कब होगा, इसीलिए भूकंप रोधी घर उधर बनाया जाता है। हल्का घर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं वहाँ बनाए जाते हैं। हल्का घर जो भूकंप में गिरेगा भी तो उतना आघात नहीं। तो वहाँ का जो पर्यावरण है उसके अनुसार लोग जीते हैं। जंगली क्षेत्र का पर्यावरण अलग ढंग का होता है, मैदानी क्षेत्र का पर्यावरण अलग ढंग का होता है। तो बातें बहुत हैं और पर्यावरण में यही खासकर है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। वैसे भी हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी सुनते हैं, भूगर्भ, भूपटल और वायुमंडल, तीन लोक माना गया है। अंदर में क्या सब चल रहा है पृथ्वी के अंदर में, उसको कहते हैं भूगर्भिक हलचल। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो हलचल हो रहा है उसको भूगर्भिक हलचल कहते हैं। भूपृष्ठ जिस पर हम लोग रहते हैं, भूपृष्ठ की परिभाषा कोई करेंगे? भूपटल क्या है? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिस पर हम सभी जैव समुदाय निवास करते हैं, भूपटल कहलाता है। कठोर भाग पर हम लोग रहते हैं। फिर इसी पर जलाशय भी है जिसको सागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। फिर पहाड़ भी है, पठार भी है। हम लोग मैदानी इलाका में रहते हैं। पहाड़ के बारे में किसी को जानकारी है? पहाड़ क्या है? पहाड़ किसको कहते हैं? पहाड़ देखे हैं ना जी, पहाड़ नेपाल नजदीक में है, नेपाल पहाड़ी क्षेत्र है। आंखों देखा हाल को देखे हैं पहाड़ का कंसेप्ट तो चित्र में देखे हैं? नहीं देखे। एकदम चश्मदीद गवाह बने हैं पहाड़ का। यस कितने लोग पहाड़ को आंखों देखा हाल देखे हैं सामने सामने? चलिए धन्यवाद। नहीं देखे हैं आप भी कभी न कभी देखने का प्रयास करें। बाबा धाम जो जाते हैं लोग, उधर भी बहुत पहाड़ है। दक्षिण बिहार तो पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है। यही बीच में गंगा का उत्तरी तट और दक्षिणी तट मैदानी इलाका है। हम लोग मैदानी इलाका में रहते हैं। तो पहाड़ क्या है, क्या देखे हैं? पहाड़ में बहुत ऊंचा होता है, उसमें टीला होता है, नुकीला भाग, उस पर भी छोटे बड़े पौधे होते हैं, पत्थर होते हैं, ढालुआ होता है, ढाल। तो पहाड़, जब ये पहाड़ का नाम लेते हैं तो ऊंचे ऊंचे जगह का जो है दिमाग में सेट हो जाता है कि ऊंचा जगह होगा। हम आप किसी भी चीज का ढेरी लगा देते हैं, गैदरिंग कर देते हैं, एक जगह ढेर लगा देते हैं। अगर कोई आदमी आता है देखता है अरे तो पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया, तो पहाड़ का अर्थ है कि ऊंचा भाग हो। पहाड़ की परिभाषा है धरातल का वह भूभाग जो आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा उठा हुआ हो और उसकी चोटी नुकीली हो, पहाड़ कहलाता है। पठार धरातल का वह भूभाग जो आसपास के क्षेत्रों से सामान्य ऊंचा उठा हुआ हो और उसकी चोटी सपाट हो, पठार कहलाता है। मैदान धरातल का वह भूभाग जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी चोटी समतल प्राय हो। समतल प्राय का अर्थ होता है दूर दूर तक चौड़ा, दूर दूर तक प्लेन, मैदान कहलाता है। यही उसकी परिभाषा है। और चित्र की जहां तक बात है तो देखिए ये पहाड़ है, फिर इसमें ये ऐसे उठ गया, ये पठार है और बिल्कुल प्लेन हो गया, ये पर्वत कहलाता है, ये पठार कहलाता है और ये मैदान कहलाता है।
तो पहाड़ का कंसेप्ट है पहाड़, पठार और मैदान। धरातल का वो अनुभाग जो आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा उठा हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय, और उसकी एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। कितने ऊंचाई में है? 8,848 मीटर विश्व विख्यात पर्वत चोटी है। 8,848 मीटर ऊंचा है, जो विश्व में सबसे ऊंचा है। कहाँ है? नेपाल की सीमा में स्थित है हिमालय का, लेकिन वह पड़ता है नेपाल की सीमा में। नेपाल वाले उसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। नेपाल वाले सागर माथा के नाम से जानते हैं उसको। और नेपाल का नाम इसके लिए भी विख्यात है विश्व में। विश्व विख्यात पर्वत चोटी वहां है। तो आइए, पहाड़, पठार, मैदान, उस सब के बारे में जानकारी लेना है। नदी के बारे में, नदी क्या है? नदी के बारे में कहिए। नदी तो देखे, सामान्यतया नदी की परिभाषा कोई करेंगे, देखे तो सब लोग हैं। यही अंतर है। पढ़े लिखे लोग किसी भी चीज को गौर से देखेंगे, उसका एक कंसेप्ट तैयार करेंगे और उसको कैसे कहना है, कैसे समझाना है दूसरे को। बोलिए। सामान्यतः नदी वह है जिसमें पानी का ठहराव न हो और वह निरंतर चलता है। बिल्कुल छू रहे हैं, परिभाषा को छू रहे हैं अच्छा ढंग से। और किसी के पास में कोई है जानकारी नदी के बारे में? सामान्यतया धरातल पर दो किनारों के बीच जल के सतत प्रवाह को नदी कहते हैं। सामान्यतया धरातल पर दो किनारों के बीच जल के सतत, माने लगातार, सतत प्रवाह को नदी कहते हैं। नदी जहां से शुरू होती है उसको उद्गम कहते हैं। नदी जहां पर समाप्त हो जाती है उसको मुहाना कहते हैं। तो उद्गम से लेकर मुहाना तक के बीच का जो सफर है, नदी स्वयं अपने रास्ता को ढूंढ लेती है। और रास्ता ढूंढने में उसको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह खुद नदी जानती है। इसी प्रकार हम मानव को भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जितना भी संघर्ष है उसको स्वीकार करे, उसमें संघर्ष करे और मुहाना तक पहुंच जाए। उद्गम जहां से शुरू हुआ, मुहाना जहां पर समाप्त होता है, इस बीच का जो सफर है, जिस प्रकार नदी संघर्ष से वह तय कर लेती है, उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए नदी की भांति संघर्षशील रहना पड़ेगा, तब हम लक्ष्य को पा सकते हैं। जीवन का झरना पड़े जी, हिंदी में जीवन का झरना, या जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, नहीं पड़ेगा। पता नहीं उनके सिलेबस में क्या क्या सब है, कहाँ कहाँ है। तो आइए, बातें बहुत है, हम यही कहेंगे, जो भी पढ़ते हैं उसको बढ़िया से समझिए, अपने आप में समझिए बढ़िया से, और उसको दूसरे तक भी पहुंचाइए। समझी हुई बात को कहीं आप समझाते हैं दूसरे को, तो उसमें आपको मजबूती आ जाती है। आप खुद को समझ रहे हैं और समझाने की क्षमता नहीं है, तो वह लोप हो जाता है, धीरे धीरे वह लुप्त हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई का जो क्षेत्र है
जितना संघर्ष कीजिएगा, जितना निकालिएगा, जितना दूसरे को दीजिएगा, उतना स्टॉक बढ़ता ही जाता है। यह विशेषता सिर्फ पढ़ाई रूपी संपत्ति में ही है, शिक्षा रूपी संपत्ति में ही यह विशेषता है। तो आइए शुभकामना देते हैं, पढ़िए, आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। खैर डिसिप्लिन के बारे में आपको कहना ही नहीं है, यहाँ हर बच्चे जो है उसके उत्तराधिकारी है। बहुत सारे कोचिंग में ये परिपाटी सब देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे आते हैं जाते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा, शिक्षक को भी उतना लेना देना नहीं रहता है, उसको टाइमली पेमेंट से मतलब होता है। कर दिए तो आप अच्छा है, नहीं किए तो आपको डांट टपट करके पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए। आपके पढ़ाई के अलावे जो आप क्या करते हैं उस पर बहुत ज्यादा शिक्षक नहीं जाते। लेकिन यही विशेषता राकेश में है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके एक्टिविटी पर भी इनका फोकस रहता है। आप घर पर क्या करते हैं, समाज में क्या करते हैं, कोचिंग में क्या करते हैं, और इतना कॉम्बिनेशन आप अगर बना लेते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने में या आप अच्छे बनने में क्या कसर आपको रहेगा। आप बन सकते हो। सफलता कोई करिश्मा नहीं सकता, अभ्यास का फल होता है। तो यही है सफलता का राज। आप निरंतर पढ़िए, प्रयास कीजिए, सफल होना निश्चित है, होगा ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताचस फल चाखा। यह कर्म भूमि है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए तो कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आलस्य वाले जो आलसी प्रवृत्ति के हैं वह कभी सफल भी नहीं होते। संस्कृत का श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यदम समो बंधो कृत्वा यज्ञावसिदति। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, पलने वाला महान दुश्मन है, शत्रु है, जो कभी भी आपको सुखमय नहीं बनाता है। मेहनत के समान, परिश्रम के समान, उद्यम के समान दूसरा कोई भाई नहीं जो आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए आलसी व्यक्ति हमेशा बहाना खोजता है। कर्मशील व्यक्ति कोई बहाना नहीं ढूंढता है, लड़ जाते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, तो जो होगा होगा। आलसी व्यक्ति टाइम पास करते रहते हैं, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, बहुत समय है। यही सब करते करते टाइम हो गया पास, समय बीत गया। फिर बीते हुए समय की चिंता करने वाले मूर्ख कहलाते हैं। जो बीत गया वो तो गया, उसको क्या कीजिएगा। इसीलिए कहे हैं समय पूर्व सोचना बुद्धिमता है। विद्वान लोग पहले सोच लेते हैं, उससे पिछड़ गए तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। समय पर सोचना सतर्कता है, समय के बाद सोचना तो झूठ हो तो आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए कि एक से चुकते हैं तो दूसरा को पकड़ ले, और तीसरा में जाइएगा तो पश्चाताप मिलेगा। काबर सा जब कृषि सुखाने, फसल जब सूख जाए तो कितना भी पानी दो कोई महत्व नहीं। कहानी कुछ बोलते कहते, हिंदी भी पढ़ाते हैं। कभी समय संजोग करके आएंगे, गर्मी छुट्टी हो रही है विद्यालय में, आपके यहाँ तो चलेगा। यस। तो फुर्सत निकाल के आएंगे और हिंदी और एसएस से संबंधित बातें आप लोगों के बीच जो भी होगा सहायक के रूप में देंगे। कहा गया है रटंत विद्या लपटंत जोर ने बोते जानते हैं ना जी, रटने वाले को कुछ न कुछ याद हो जाता है। रटंत विद्या
ये रटने वाले कुछ रट्टूमल होते हैं और कुछ सोचूमल होते हैं। रट्टूमल समझते नहीं है, खाली रटते रहते हैं, रटते रटते 10 बार रटेगा तो याद हो जाता है। और समझदार आदमी उसको समझ लिया तो याद हो गया। समझी हुई बात को आप लिख सकते हैं, अपने मन से सजा सकते हैं। लिखना क्या है, वो तो मन की ये सोच है, आप अपने मन की सोच को लिख दीजिए। और रट्टूमल का क्या होता है, जब ये कटा, लिंक कटा, वहीं पर रुक गया। सोचने वाले आदमी सोच सोच के उसको जो है आगे ले जाते हैं। तो रटने वाले भी ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं। फिर चिंता नहीं कीजिएगा, चिंतन करें, चिंता न करें। तो वही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार करने से रगड़ हो जाता है, निशान लग जाता है। जैसे कोमल रस्सी पत्थर पर निशाना लगा देता है। तो बुद्धि तो उतना कठोर नहीं है हम लोगों का। बार बार पढ़िए, बार बार याद कीजिए, वो कंसेप्ट याद हो जाएगा। देखिए स्विच ऑफ कर लिए हैं, वो लोग समझते होंगे कि हम लोग को अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन हम परिस्थिति बस ऑफ कर दिए हैं। आज रविवार है, कई ठो बातें समाज में होती रहती है। और आपसी तो पंचायती है, पंचायती जानते हैं? yes, हाँ, किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई झजमझ हो गया, इधर उधर हो गया, और जमीन में ज्यादा होता है, इधर घुसका दिया, उधर घुसका दिया, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। यही है लफड़ा। मकान बना रहा है, वो छज्जी नहीं देने दे रहा है, तो जाएंगे, देख रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। बहुत लोग बैठे हुए बार बार फोन कर रहे हैं, थोड़ा और समय देते, वही मजबूरी है, नहीं तो कोई मजबूरी नहीं था। आज रविवार है। एक गेस्ट को आए थे, नेपाल जाने वाले गेस्ट थे, उनको नेपाली गाड़ी पकड़ाए हैं और यहाँ आए हैं। चलिए, पूरे मन की बात शेयर नहीं कर सके, इसके लिए हम थोड़ा अंदर से ये है, जो ही दिए हैं, जो ही कहे हैं, उस पर जो है अमल करेंगे, चिंतन करेंगे। हो सकता है आपको लाभ पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और क्लास को ऑफ करते हैं।